भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने अनोखे अंदाज में चुनावों के लिए जाना जाता है। आप देश के किसी भी कोने, किसी भी चौराहे पर चले जाएं, आप चुनावी चर्चा सुन सकते हैं और यह लोकतंत्र की खूबी भी है। लेकिन इसमें चिंता प्रकट की क्या बात है? इसमें चिंता की यह बात है कि भारत में हमेशा चुनावी माहौल बना रहता है। यदि आप इस देश के नागरिक हैं, तो 5 सालों के अंतर्गत आपको कम से कम 3 चुनावों में शामिल होना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान चुनावी जुमलों की ओर ज्यादा आकर्षित होता है, बजाय देश में अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितु। दृष्टि आईएएस की इन न्यूज श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है और आज का विषय है कोविन समिति, एक देश एक चुनाव। और यह परीक्षा के लिहाज से GS2 से इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं चर्चा बिंदु की ओर, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि खबर क्या है। दूसरा, हम यह जानेंगे कि यह एक देश एक चुनाव की पृष्ठभूमि क्या है। तीसरा, हम यह जानेंगे कोविन समिति के मुख्य बिंदु क्या हैं और एक देश एक चुनाव से हमें क्या लाभ है, उसकी चिंताएं क्या हैं। और लास्ट में हम एक प्रश्न को डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप दृष्टि आईएएस के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। आते हैं हम अब खबर की ओर। दिन गुरुवार यानी कि कल हम यह देख सकते हैं कि जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कैसे कराया जा सकता है। और एक साथ चुनाव कराने का मतलब केवल विधानसभा और लोकसभा नहीं, एक साथ चुनाव कराने का मतलब पंचायती राज के भी जो चुनाव होते हैं, नगर पालिका के भी जो चुनाव होते हैं, उनको भी कैसे हम एक साथ करा सकते हैं, इस बारे में चर्चा की गई है। और इस पर लगभग 200 दिन रिसर्च किया गया है। 200 दिन के रिसर्च के बाद लगभग 1400 पेज की एक रिपोर्ट सबमिट की गई है। इस रिपोर्ट में कुछ अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की गई है, जिसमें संवैधानिक संशोधनों की भी बात की गई है। तो आज के हम पूरे सेशन में इस बात की चर्चा करेंगे कौन कौन से संवैधानिक संशोधनों की बात की गई है। तो अब हम आते हैं पृष्ठभूमि की ओर। तो पृष्ठभूमि यह है कि आपको यह लग रहा होगा कि क्या एक देश एक चुनाव की चर्चा 2024 चुनाव के पहले हो रही है। जी नहीं, जब भारत देश आजाद हुआ था तब भी जब भारत में पहला चुनाव हुआ था, जो कि 1952 है, तो 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था तब लोकसभा और राज्य विधानमंडलों और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हुआ था। उसके बाद यह सिलसिला 1967 तक चलता रहा। लेकिन 1967 के बाद हम यह देख सकते हैं कि बहुत सारे राज्य में चुनावों का और बहुत सारे सभाओं का विघटन हुआ और 1970 के दशक में हम लोकसभा के भी चुनावों का विघटन देख सकते हैं। उसके बाद यह प्रक्रिया समाप्त हो गई और इस प्रक्रिया के बारे में 1983 में भी बात की गई थी, लेकिन इसका उल्लेख बस हुआ था, लेकिन इसका कोई भी रूपांतरण और कोई भी अनुमोदन नहीं हुआ था। तो यह पृष्ठभूमि है और हम यह भी जानेंगे कि एक देश एक चुनाव क्यों लाया गया है। तो इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि पूरे समय देश में चुनावी माहौल होता है, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, जैसे कि अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, विकास देश का इसमें भी है। तो इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर हम ध्यान ना देकर चुनाव जुमलों में और बहुत सारी चुनावी प्रक्रिया में हम फंसे रहते हैं और इसमें बहुत सारे हमारे पैसे भी खर्च होते हैं। तो चुनावी क्यों आवृत्ति कम करने के लिए ऐसा यह एक देश एक चुनाव की नीति को लाया गया है। अब हम आते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो अगला स्लाइड ये कहता है कि कोविन समिति के मुख्य बिंदु क्या हैं। तो इस पूरे समिति में दो मुख्य रूप से बात की गई है कि 2 विधेयक लाया जाएगा, यानी कि 2 बिल लाए जाएंगे। और पहला जो बिल होगा, पहला जो विधेयक होगा, वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से संबंधित होगा और दूसरा जो विधेयक होगा वो पंचायती राज चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित होगा। तो सबसे पहले इस पूरे कोविन समिति के मुख्य बिंदु क्या है। तो पहला ये है कि वो लोकसभा और जो विधानसभा के चुनाव है उस पर बात करेंगे और दूसरा जो है पंचायती राज और नगर पालिकाओं के चुनाव पर हम बात करेंगे। तो इसमें हम पहले बिंदु की ओर आते हैं। तो पहला बिंदु ये है कि कोविन समिति में 82A सम्मिलित किया जाएगा, अनुच्छेद 82A सम्मिलित किया जाएगा। और अनुच्छेद 82A सम्मिलित कैसे किया जाएगा? जब लोकसभा चुनाव होगा उसके बाद दोनों सभाएं, राज्यसभा और लोकसभा एक साथ बैठेंगे और संसद में राष्ट्रपति महोदय और महोदया आएंगे और वह इस बात को अनुमोदित करेंगे कि जो हमारे संविधान है उसमें, संविधान में अनुच्छेद 82A को लागू किया जाता है।
और इस 82A के तहत एक नियुक्त तारीख तय की जाएगी। तो उसको ये भी कहा जाता है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। मान लीजिए कि 15 तारीख को राष्ट्रपति महोदया आती हैं और इस बात का ऐलान करती हैं कि आज से देश में जितने भी चुनाव होंगे एक साथ होंगे, तो ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंटेड डेट होगा, नियुक्त तारीख होगा। और इसमें विभिन्न तरह के और भी पहलुएं शामिल है, जैसे 82A(2) के तहत में यह कहा गया है कि नियत तारीख के बाद होने वाले सारे चुनाव होंगे। मतलब एक नियत तारीख हो जाएगी, उसके बाद चुनाव होंगे। उसके बाद अनुच्छेद 82A(3) में ECI को यह कार्यभार सौंपा जाएगा कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव कराएं, क्योंकि जो भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं उसके लिए चुनावी आयोग, मतलब जो भारत का चुनाव आयोग है, पूरे देश का चुनाव आयोग है, वह उस चीज को कंडक्ट करवाता है। तो यह उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। तीसरा है 82A(4) के तहत ECI का मानना है कि यदि किसी कारणवश किसी भी राज्य में और किसी भी विधानसभा में हम चुनाव नहीं करा सकते हैं तो वह राष्ट्रपति को एक सिफारिश भेज सकते हैं। और उसके बाद 82A(5) में विधानसभा का पूरा कार्यकाल उसी दिन समाप्त होगा जिस दिन लोकसभा का होगा। इट मींस कि जो अपॉइंटेड डेट होगा, यानी कि मान लीजिए कि 15 मार्च होगा, तो उसी दिन वो कार्यकाल समाप्त होगा विधानसभा का भी। अब हम आते हैं अगले चर्चा की ओर। तो अगले जो बिंदु है कि इसमें एक और प्रस्तावित विधेयक लाया गया, अनुच्छेद 327, और अनुच्छेद 327 में संशोधन करने की बात की गई है। और यह किस प्रकार के संशोधन की बात की गई है, तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अनुच्छेद 327 है क्या। तो अनुच्छेद 327 यह संसद को इस बात की शक्ति देता है कि आप लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा से रिलेटेड जितने भी संबंधित चुनाव से रिलेटेड जो भी आपके पास शक्ति, आप इससे रिलेटेड कानून बना सकते हैं और परिसीमन से भी रिलेटेड आप कानून बना सकते हैं। तो इसमें संशोधन की आवश्यकता है। और किस प्रकार की संशोधन की आवश्यकता है कि कानून के साथ साथ आप यह भी बना सकते हैं कि देश में, पूरे देश में एक साथ चुनाव हो। तो एक साथ चुनाव की प्रक्रिया कराने के लिए इस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता है। अब हम आते हैं अगले बिंदुओं की ओर। तो जब लोकसभा या राज्य विधानसभा पूर्ण कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग हो जाती है, तो अनुच्छेद 83 के उपखंड 2 में संसद के सदनों की अवधि का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 172 उपखंड A में जो विधानसभाएं हैं उनके संसद की अवधि का वर्णन किया गया है। तो 5 साल को पूर्णकालिक तौर पर नहीं उसमें वर्णन किया गया है। तो अब जो भी संशोधन होगा उसमें एक वर्ड ऐड होगा, एक शब्द ऐड होगा जिसको कहा जाएगा पूर्ण कार्यकाल। तो जो भी 5 साल की अवधि होगी उसको पूर्ण कार्यकाल कहा जाएगा। और यदि लोकसभा या राज्य विधानसभा पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति पहले ही हो जाती है, मान लीजिए कि आप 15 मार्च 2024 को सरकार बनाते हैं, तो इसकी जो पूर्णकालिक अवधि होगी वो 15 मार्च 2029 को होगी। यदि इसके पहले कोई भी लोकसभा और विधानसभा में किसी भी प्रकार का विघटन होता है, मान लीजिए 2 साल पहले ही विघटन होगा, तो जो भी चुनाव होंगे वो बस 2 साल के लिए होंगे। उसके बाद जो हमारा शेड्यूल डेट होगा 5 साल के लिए, उस तारीख पर चुनाव होगा। अब हम आते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड है एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव, एकल मतदाता सूची तैयार करना। तो यह जो भी बातें हमने अभी कही, हमने जो भी डिस्कस किया, वो पहला विधेयक से रिलेटेड था। अब हम आते हैं दूसरा विधेयक। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूं कि दूसरा विधेयक है जो पंचायती राज चुनाव और नगरपालिका चुनाव से संबंधित है। तो इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि 100 दिन के अंदर पंचायती राज चुनाव और नगरपालिका चुनाव भी होना चाहिए। यानी कि जो लोकसभा और विधानसभा की जो तारीख होगी, जिस दिन चुनाव संपन्न होगा, उसके 100 दिन के भीतर आप पंचायती राज चुनाव और नगरपालिका चुनाव भी आप कंडक्ट कराएं। ये एक इसका पहला नियम है। दूसरा ये है कि ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो दी गई हैं, तो पहले पंचायती राज चुनाव और नगरपालिका चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन कराते थे, यानी कि राज्य चुनावी आयोग कराते थे। लेकिन अब जो होगा ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत का चुनाव आयोग है, वो एकल मतदाता सूची तैयार करेगा। और उसमें हम देखते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं। तो एकल मतदाता सूची तैयार करेगा जो सामान्य होगा, जो कि लोकसभा में भी चल सकता है, विधानसभा में भी चल सकता है, और जो हमारे स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं वहां पे भी वो चल सकता है। तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाएगी? तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी ECI को दी जाएगी। और राज्य चुनावी आयोग जो होंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन होंगे,
उनका जो रोल रहेगा वो परामर्श के तौर पे रहेगा, यानी कि उनका कंसल्टेटिव रोल रहेगा। तो यह इसमें दो तरह की बात कही गई है और तो ये इनके सारे प्रस्ताव हैं। तो अब हम आते हैं कि क्या इसके लाभ हैं, मतलब कि अगर देश में एक साथ चुनाव होंगे, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के एक साथ जब चुनाव होते हैं तो इसके लाभ क्या क्या हैं। तो पहला लाभ है बार बार चुनाव आयोजित होने से शीर्ष नेताओं और प्रशासन का ध्यान भटकाव। तो हम यह देखते हैं कि भारत में हमेशा चुनावी माहौल होता है, कभी एमपी में हो रहा है, कभी यूपी में हो रहा है, कभी बिहार में हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो मुख्य बिंदु है, जो हम जिस पे हम विकास कर सकते हैं, उसकी ओर से हमारा भटकाव हो जाता है और हम चुनाव के प्रति ज्यादा आकर्षित हो सकते हैं कि किस प्रकार का कौन सा नेता कहां पर भाषण दे रहा है, कहां पर किसको खड़ा किया जा रहा है चुनाव के लिए, इस तरीके का बात पे हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। तो यह भटकाव को खत्म करने के लिए ऐसी प्रक्रिया लाई गई है। दूसरा यह है अलग अलग दौरे में आदर्श आचार संहिता लागू होने से विकास। तो हम देखते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो आचार संहिता का होता है, तो उससे क्या होता है कि जो आम हमारे दिनचर्या है, आम जो जीवनचर्या है, वो प्रभावित होती है। तीसरा यह है लागत बचत और चुनावी अंतरसंरचना में कमी। तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो भी हमारा कॉस्ट लगता है, जो भी हमारे पैसे खर्च होते हैं चुनाव को कंडक्ट कराने में, उसमें वो कमी आएगी, क्योंकि एक ही साथ चुनाव होगा तो एक ही साथ उसमें पैसे खर्च होंगे, जो कि उस तरीके का नहीं होगा कि विधानसभा के लिए अलग हो रहा है, लोकसभा के लिए अलग हो रहा है और जो स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं उनके लिए अलग हो रहा है। तो ये सारे पैसे बचा सकते हैं। तीसरा नागरिकों की सुविधा। तो नागरिकों को बहुत ही सुविधा मिलेगी, उनको बहुत तरह की कंफ्यूजन नहीं रहेगी और जब भी ऐसा माहौल होगा चुनावी, वो एक ही बार 5 साल में होगा। हॉर्स ट्रेडिंग और दल बदल पर अंकुश। तो हॉर्स ट्रेडिंग मतलब ये होता है कि जब भी चुनाव आता है तो हम यह देखते हैं कि सडनली बहुत सारे नेता जो है एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जाते हैं। यदि उनको जीतने की संभावना इस पार्टी के तौर पर नहीं होती तो दूसरे पार्टी की ओर जाते हैं, जिससे जनता का विश्वास भी कम होता है। तो यह 5 साल में एक ही बार हो पाएगा। ये नहीं कि जो विधानसभा के चुनाव है उस टाइम पर अलग हो रहा है, जो लोकसभा के टाइम पर अलग हो रहा है। तो ये जो भी अंकुश है एक ही बार होगा। अब हम आते हैं कि चिंताएं क्या है, कि क्या क्या इससे रिलेटेड चैलेंजेस हैं जिससे एक देश एक चुनाव को प्रभावी होने में टाइम लगेगा और क्या क्या मुश्किल आएंगे। तो पहला है संवैधानिक चिंता और मध्य कार्यकाल पतन। तो जिसमें ऐसा बोला गया है कि अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 172 है, उसका फिजिबिलिटी में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रेटिफिकेशन की भी जरूरत है। क्योंकि जब भी यदि हम देखते हैं कि कोविंद समिति ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि यदि राज्य से संबंधित किसी भी प्रकार का आप नियम लेके आते हैं तो उसमें 50% स्टेट की सहमति चाहिए। और हम यह देखते हैं कि जो तत्कालिक हमारा चुनावी पार्टी है और जो देश में जो पार्टी अभी शासन में है, जो कि बीजेपी है, तो बीजेपी पूरे राष्ट्र में नहीं है। तो 50% जो देश के राज्य है वो इस बात पर सहमति देते हैं कि नहीं देते हैं कि देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो यह इसमें एक समस्या उत्पन्न होगी। दूसरा, वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में लॉजिस्टिक संबंधित चुनौतियां। तो यदि आप देश में एक ही साथ चुनाव कराएंगे तो आपको ईवीएम की आवश्यकता पड़ेगी, फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, सिक्योरिटी चाहिए। तो भारत के पास इतने संसाधन नहीं कि वो एक ही साथ पूरे देश में चुनाव करा सके। तीसरा है कि संघवाद की धारणाओं के विपरीत। तो इंडिया में है कि जो हमारा आर्टिकल 1 है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जिसमें फेडरलिज्म पे भी बात की गई है। तो जो संघवाद है जिसमें स्टेट्स का भी अपना अधिकार है, वो भी अपनी बातों को कह सकते हैं। तो इस तरह का अगर हम देश में एक तरीके का चुनाव कराते हैं और एक ही साथ पे चुनाव कराते हैं, तो हम यदि देखेंगे कि जो लोकसभा में पॉलिटिकल पार्टी बहुमत ला रही है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि विभिन्न विधानसभाओं में भी वही पार्टी बहुमत लेके आ रही है। तो जो रीजनल पार्टी है और जो लोकल लीडर्स हैं उनके वॉइस दब जाएगी, वो अपना रिप्रेजेंटेशन इंश्योर नहीं कर पाएंगे लोकल लेवल पर। तो इस तरीके की जो चिंताएं जाहिर की जा रही है कि देश में अगर एक साथ चुनाव होगा तो लोकल लोगों का क्या होगा, जो हमारी स्थानीय समस्याएं हैं और स्थानीय जो हमारे नेता हैं उनका क्या होगा। क्या उनको अधिकार नहीं है इस लोकतांत्रिक देश में कि वो अपनी बात कह सके, वो विधानसभा का मेंबर बन सके। तो इस तरीके से उनको ओवरशैडो कर देगा एक देश एक चुनाव। तो यह चिंताएं हैं जो कि एक देश एक चुनाव को प्रभावी कराने में हमारे सामने मुश्किलें उत्पन्न कर सकती हैं। अब हम आते हैं
प्रश्न की ओर। तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है संविधान में संशोधन, दूसरा है लोकसभा में सीटों का आरक्षण, तीसरा है पंचायती चुनाव, चौथा है नगरपालिका चुनाव। तो इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दें। मुझे उम्मीद है कि यह पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।